नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी की राजधानी लखनऊ में चल रही 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही अभियान को तेज करने में जुट गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को मिशन पंजाब का आगाज करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 से 25 नवंबर के बीच दिल्ली का दौरा करेंगी। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बात बात पर धर्म और भगवान का नाम लेने वालों को लेकर बड़ी बात कही। भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में चल रही 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज समापन हुआ। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम को रोकने, धर्मांतरण, कट्टरवाद, घुसपैठ, जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हिंसा, जेलों के भीतर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ती नक्सली हिंसा पर भी चर्चा की गई। इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस और टेक्नोलॉजी पर पीएम मोदी ने बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के नेतृत्व में एक हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन का गठन किया जाएगा ताकि भविष्य की तकनीकों को जमीनी स्तर पर पुलिस की जरूरतों के हिसाब से बनाने में काम किया जा सके। पीएम ने कहा कि पुलिस और आम लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह मिशन बहुत जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक का उपयोग लोगों को लाभ के लिए किया जा रहा है। पीएम मोदी ने तारीफ करते हुए कोविड-19 के बाद पुलिस के व्यवहार में जनता के प्रति सकारात्मक बदलाव आया है। वहीं सुरक्षा तकनीकों को लेकर आगे चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि साल 2014 में लागू किए गए स्मार्ट पुलिसिंग की नियमित समीक्षा और उसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव होते रहना चाहिए। जिसके तहत वो 2 शहरों का दौरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल पार्टी के कार्यक्रम के मुताबिक केजरीवाल अगले महीने पंजाब में कई इलाकों में जाएंगे। केजरीवाल पंजाब के मोगा जिले में जाएंगे जो चंडीगढ़ से 180 किलोमीटर दूर है। उसके बाद वो अमृतसर में होंगे। वहां मोगा यात्रा के दौरान कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने रविवार को एक बयान जारी कर जानकारी दी। आप की पंजाब इकाई के अध्यक्ष और पार्टी सांसद भगवंत मान ने कहा कि 2 दिन के दौरे में केजरीवाल पंजाब और पंजाबी समुदाय के लिए कई बड़े कार्यक्रमों का ऐलान कर सकते हैं। मोगा को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल ने पंजाब के किसानों के लिए पार्टी का घोषणा पत्र मोगा की वाघा पुराना इलाके में राजनीतिक रैली के साथ किया था। अकाली दल कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी यहां बड़ी रैलियों की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के हरजोत कमल सिंह मोगा से विधायक हैं। दिल्ली के सीएम लुधियाना में भी पार्टी के एक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। कांग्रेस ने भी सोमवार को लुधियाना में पार्टी का कार्यक्रम रखा है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 से 25 नवंबर के बीच दिल्ली का दौरा करेंगी। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। सूत्रों की माने तो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी और हंगामे वाले एक और सत्र में बीजेपी से मुकाबला करने की रणनीति पर बात करेंगी। इसमें कृषि कानून को निरस्त करने का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। 3 कृषि कानूनों को पिछले साल संसद में हंगामे के बीच पारित किया गया था। किसानों के 15 महीनों से चल रहे उग्र विरोध के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। इस सत्र में कानूनों को खत्म करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद भी है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि हर एक किसान को हार्दिक बधाई। उन्होंने मरने वाले किसानों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई और प्रदर्शनकारियों के साथ की गई क्रूरता के लिए बीजेपी की निंदा की। समाचार के मुताबिक पुलिस बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अगले हफ्ते नई दिल्ली के दौरे पर जाने की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की संभावना है। उच्च स्तर के एक सूत्र ने मंगलवार को बताया कि इस मुलाकात में वह राज्य के बकाये और बीएसएफ का बढ़ाया
दिए जाने के बारे में बात करेंगी। उन्होंने बताया कि बनर्जी 22 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी का दौरा कर सकती हैं और 25 नवंबर को कोलकाता लौटेंगी। सूत्र ने बताया कि नई दिल्ली में अपने 3 दिन के दौरे पर वह प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। बनर्जी अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी बैठक कर सकती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बात बात पर धर्म और भगवान का नाम लेने वालों को लेकर बड़ी बात कही है। संत ईश्वर सम्मान समारोह 2021 के आयोजन पर बतौर वक्ता पहुंचे भागवत ने कहा कि हम भगवान जय श्री राम का जोर से नारा लगाते हैं, लेकिन उनके जैसा हमें बनना भी चाहिए। सच तो यह है कि हमें भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चलने की भी जरूरत है। अपने संबोधन में संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि हम बहुत जोर से जय श्री राम का नारा लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, लेकिन हमें उनके जैसा बनना भी चाहिए। हम बस ये सोचते हैं कि ये तो भगवान थे, भरत जैसे भाई पर प्रेम करना तो भगवान ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ऐसी सोच सामान्य आदमी की रहती है, इसलिए वे उस राह पर नहीं चल पाते। उन्होंने यह भी कहा कि अपना स्वार्थ छोड़कर लोगों की भलाई करने का काम कठिन होता है। इसके साथ ही आरएसएस के सर संघचालक भागवत ने कहा कि यदि हम लोग पूरे मन से काम करें तो फिर देश का कोई ग्रोथ करने से उसको नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि इससे के लिए हमें सभी को अपना भाई मानना होगा। उन्होंने कहा कि सेवा और जन कल्याण का कार्यक्रम सिर्फ नारों से नहीं होता, बल्कि इसके लिए पूरी चेतना के साथ जमीन पर काम करना होता है। भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। भाजपा के इन विधायकों को कथित तौर पर पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार के मामले में 5 जुलाई को राज्य विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित किया गया था। 5 जुलाई को पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने के मामले में भाजपा के 12 विधायकों पर कार्रवाई की गई थी। विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित किया गया था। उनमें गिरीश महाजन, जय कुमार रावल, आशीष शेलार, अतुल भटकल, योगेश सागर, पराग अलवानी, राम सतपुले, संजय कूटे, अभिमन्यु पवार, नारायण कूचे, शिरीष पिंपल और कीर्ति कुमार बगडड़िया शामिल हैं। इन विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने पेश किया था, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। निलंबन की कार्रवाई को प्रेरित हो और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए याचिका में तर्क दिया गया है कि सभी 12 अलग अलग जगहों पर थे और उनमें से कुछ तो कक्ष में भी नहीं थे। याचिका में कहा गया है कि उसमें से कुछ सदन के बेल में नहीं थे और वे केवल दर्शक के तौर पर थे। विधायकों ने यह भी तर्क दिया कि सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच गर्मा गर्मी आदान प्रदान लोकतंत्र का सार है। तो रुक रहा है छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाए आरोपों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में आधी रात मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ एक बड़ा बम फोड़ते हुए एक ऐसी तस्वीर साझा की जिसे झुठलाना समीर वानखेड़े और उनके परिवार के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। तस्वीर में वानखेड़े जालीदार टोपी पहने हुए एक मौलाना के साथ चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो में वह एक कागज पर दस्तखत
करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवाब मलिक ने इस फोटो के साथ लिखा कि सिर पर टोपी, कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये तूने क्या किया समीर दाऊद वानखेड़े। नवाब मलिक द्वारा दिए गए फोटो के कैप्शन में से साफ है कि वह इस फोटो को समीर वानखेड़े के निकाह की तस्वीर बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसमें कबूल है का जिक्र किया। मुस्लिम कानून के मुताबिक निकाह के लिए जरूरी है कि होने वाले पति पत्नी दोनों ही मुस्लिम हो। वानखेड़े ने निकाह किया, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने खुद को मुस्लिम बताया। वानखेड़े का निकाह मौलाना मुजम्मिल अहमद ने पढ़ाया और उन्होंने भी मीडिया से यही कहा कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है और निकाह के वक्त भी उन्होंने खुद को मुस्लिम ही बताया था। उस वक्त उनका पूरा परिवार मुस्लिम ही था। अगर लड़का लड़की मुस्लिम नहीं होते तो शरीयत के मुताबिक निकाह नहीं हो सकता था। राजधानी लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद यह पहली महापंचायत है। इको गार्डन में किसान जुटने लगे। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि महापंचायत में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत रविवार रात ही लखनऊ पहुंच गए थे। मोर्चा से जुड़े नेताओं की दलील है कि शीतकालीन सत्र में बिल रद्द होने का वह लोग इंतजार करेंगे। हालांकि इस दौरान एमएसपी लागू करने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे और गिरफ्तारी मांग कर रहे हैं। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर उनको आश्रय देने का आरोप लगाया है। लखनऊ की महापंचायत के साथ मोर्चा के लोग सरकार पर इसको लेकर और ज्यादा दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया है कि 1 साल में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उन पर सरकार बात करे और एक स्पष्ट पत्र जारी करे। ये आज देश की संपत्ति मंडियों की जमीनों को बेच रहे हैं उस पर बात करेगा। और 3 कानून से अलग हटकर और भी कई सवाल हैं। यह आंदोलन 1 साल से चल रहा है। यह आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानून पर नहीं है, इसके साथ एमएसपी और बिजली अमेंडमेंट बिल भी है। जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक किसान वापस नहीं लौटेंगे। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। ईमेल से भेजे गए इस लेटर की शुरुआत में लिखा है कि देश के करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम अपना संदेश सुना। हमने गौर किया कि 11 राउंड की बातचीत के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान की बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार इस वचन का जल्द से जल्द और पूरी तरह से पालन करेगी और उसको निभाएगी। आप भली भांति जानते हैं कि 3 काले कानूनों को रद्द करना इस आंदोलन की एकमात्र मांग रही है नहीं है। खेती की पूरी लागत पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी फसलों के लिए किसानों का कानूनी हक बना दिया जाए ताकि देश के हर किसान को अपनी फसल पर कम से कम सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी हो सके। अध्यक्षता में बनी समिति ने 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को यह सिफारिश दी थी और आपकी सरकार ने संसद में भी इसके बारे में घोषणा की थी। सरकार की ओर से प्रस्तावित अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए। बातचीत के दौरान सरकार ने वादा किया था कि इसे वापस लिया जाएगा, लेकिन फिर वादा खिलाफी करते हुए इसे संसद की कार्यसूची में शामिल किया गया था। यूपी पुलिस मुख्यालय में चल रही 56वीं डीजीपी आईजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। इन 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के पुलिस संगठनों को संबोधित किया। उन्होंने देश की पुलिस फोर्स के फायदे के लिए इंटर ऑपरेबल तकनीक को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। अब गृह मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च क्षमता वाली पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन गठित किया जाएगा ताकि भविष्य की तकनीक को जमीनी स्तर की पुलिस जरूरतों के अनुरूप ढाला जा सके। पीएम मोदी ने सामान्य लोगों के जीवन में तकनीक को अहम करार दिया। यूपीआई कोविड ऐप के उदाहरण भी दिए। उन्होंने विवेचना और निगरानी में ड्रोन तकनीक के फायदे भी बताए। साल 2014 में लागू स्मार्ट पुलिसिंग को और मजबूत करने के लिए कहा। पुलिस में उच्च तकनीकी शिक्षा लेकर आए युवाओं को स्मार्ट पुलिसिंग से जोड़ा जाएगा। इससे पहले पीएम ने देश भर के डीजीपी के प्रेजेंटेशन देखे। पुलिस अफसरों को आश्वस्त किया कि तकनीकी और आधुनिक संसाधन पुलिस को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक मैदानी अमले को ट्रेनिंग दे। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
नवजोत सिद्धू के पाक पीएम इमरान खान को बड़ा भाई कहने से मचे विवाद में पंजाब के आम आदमी पार्टी कुलतार संधावा भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि सरहद पर नेताओं के बच्चे शहीद नहीं होते, इसलिए नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए। संधावा की बात इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपके पंजाब से प्रभारी राघव चड्ढा ने सिद्धू की आलोचना की थी। उन्होंने इमरान खान को बड़ा भाई बताने पर देश और पंजाब के लिहाज से कांग्रेस और सिद्धू के पाक प्रेम को लेकर चिंता जताई थी। एमएलए कुलतार संधावा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का हर इंसाफ पसंद नागरिक चाहता है कि दोनों देशों में नफरत की दीवारें टूटे ताकि दोनों जगह व्यापार के जरिए खुशहाली आ सके, सरहदों पर तनाव घटे। नफरत की राजनीति की भेंट चढ़ने वाले हमारे फौजी आम घरों के बच्चे होते हैं। नफरत की आग फैलाकर शहीदों के ऊपर राजनीति की रोटियां सेकने वाले नेताओं के लिए राघव चड्ढा ने कहा था कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान सिद्धू का पाक प्रेम उमड़ रहा है, वह इमरान खान का महिमा मंडन कर रहे हैं। पंजाब बॉर्डर स्टेट बीएसएफ रोजाना कई ड्रोन अटैक फेल करती है, रोजाना हथियार पकड़ती है। पाकिस्तान पंजाब के जरिए देश में आतंकवादी ड्रोन और नशा भेजता है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। 10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 नवंबर से 2 दिन यूपी में रहेंगे। इस दौरान वह गोरखपुर और कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। साथ ही कांग्रेस में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह 7 जिला कार्यालयों का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। नड्डा 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, फिर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट के पास वनटंगिया परिवारों से बातचीत करेंगे। इसके बाद शाम को लखनऊ लौट आएंगे, यहीं वह रात में विश्राम करेंगे। 23 नवंबर को कानपुर के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। वह 23 नवंबर को कानपुर जाएंगे, जहां सुबह 11 बजे किदवई नगर में बाबा नामदेव गुरुद्वारा में माथा टेकेंगे। दोपहर 2 बजे रेलवे मैदान में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वह कानपुर बुंदेलखंड के 22,143 बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक कर उनको जीत का मंत्र देंगे। भाजपा कानपुर बुंदेलखंड की 52 विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में है। पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड की 52 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां की 10 में से 10 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन के बाद कांग्रेसी विधायकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उदयपुर से खेरवाड़ा के विधायक दयाराम परमार को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, इसका दर्द सामने आया है और रविवार को मंत्रिमंडल गठन के बाद सीएम अशोक गहलोत को लेटर लिखा। लेटर में पूछा कि मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता जरूरी है, वह उन्हें बताएं। परमार ने पत्र लिखकर पूछा कि ऐसा लगता है कि मंत्री बनने के लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत होती है, कृपया हमें बताने की कृपा करें कि विशेष काबिलियत क्या है, उसको हासिल करके भविष्य में मंत्री बनने की कोशिश की जा सके। दयाराम परमार ने 6 बार के विधायक रहे हैं। अशोक गहलोत की 1998 और 2008 सरकार में परमार राज्य मंत्री भी रहे थे, मगर इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। 2018 विधानसभा चुनाव में परमार ने 26,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी। परमार 1965 में सरपंच बन गए थे। परमार ने कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, इसका मुझे अफसोस नहीं है, मगर बांसवाड़ा जिले में 2 मंत्री बने हैं और
और भी कई मंत्री हैं जो मुझे कम से कम यह तो बताया जाए कि मंत्री बनने की क्या योग्यता मुझ में नहीं है, ताकि मैं वो योग्यता हासिल कर अगली बार मंत्री बनने की कोशिश करूं। परमार ने आगे कहा कि वन मंत्री सुखराम बिश्नोई मेरे छात्र हैं, वो मंत्री हैं, उन्हें मैंने पढ़ाया है। तो अब बताइए कि ऐसी क्या योग्यता है जो मुझे मंत्री बनने के लिए हासिल करनी चाहिए। 3 साल बाद गहलोत मंत्रिमंडल के बड़े विस्तार में रविवार को 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल ने सबसे पहले हेमाराम चौधरी को शपथ दिलाई। हेमाराम ने मई में सरकार से नाराज होकर अपने क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। हरीश चौधरी की जगह वार्डमेट से अब हेमाराम को मौका दिया गया है। वे पिछली बार ही गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री थे। दूसरे नंबर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय और तीसरे नंबर पर रामलाल जाट ने शपथ ली। रामलाल जाट सीएम के खास माने जाते हैं। शपथ के बाद उन्होंने सीएम के पैर छुए। राज्य मंत्री जाहिदा खान ने अंग्रेजी में शपथ ली। मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले पायलट भी राजभवन पहुंचे। यहां वे सभी विधायकों से गर्मजोशी के साथ मिले और हाथ भी मिलाया। शपथ समारोह में उनकी यह बॉडी लैंग्वेज काफी चर्चा में रही, जबकि इससे पहले पीसीसी में वे चुप रहे। यहां उन्होंने शांतिलाल धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास से भी हाथ मिलाए। इससे पहले पीसीसी में सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जो मंत्री नहीं बन पाए उनकी भूमिका कम नहीं है, जो बच गए हैं उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, जो धैर्य रखता है उसे कभी न कभी मौका जरूर मिलता है, सब तरह से फैसला अच्छा हुआ है। छत्तीसगढ़ के 15 शहरों में चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले सरकार ने लोकार्पण भूमि पूजन का फाइनल स्ट्रोक लगा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को प्रदेश के 11 शहरों में 354 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस पर 67 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च होने हैं। जिन कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है उनमें सड़क, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, मंगल भवन और तालाब सौंदर्यीकरण के कार्य प्रमुख रूप से शामिल है। जिन शहरों में यह हुआ है उन सभी में चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य के सभी नगरीय निकायों की अधोसंरचना जन सुविधाओं के विकास के लिए हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि उपलब्धियां तभी हासिल होती हैं जब विकास को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य भी रखा है। हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए अमृत मिशन के अंतर्गत लगातार नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अच्छे खेल मैदान, अच्छे उद्यान, अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है। शहरों में बसे गरीबों के दर्द को समझते हुए हमने राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत लगातार पट्टों का विवरण किया है। कांग्रेस छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्रेम झलक रहा है। करतारपुर कॉरिडोर खोलने और कृषि कानून वापसी के बहाने अमरिंदर ने पीएम की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लेने से पीएम ने साबित कर दिया है कि वे जनता की राय सुनते हैं। इसके उलट कांग्रेस चुनाव में लगातार फेल हो रही है। कैप्टन ने कहा कि पीएम के फैसले को सियासी कमजोरी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा पूरी करने वाला ही असली नेता है। कैप्टन इस बार पंजाब में भाजपा के साथ सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि युद्ध में पाकिस्तान कभी भारत से नहीं जीत सका, इसलिए वह किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर भारत में अशांति फैलाना चाहता था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापसी का कदम उठाकर इस मंसूबे को फेल कर दिया। कैप्टन ने आगे कहा कि इसकी शिकस्त के बाद भी कांग्रेस पंजाब को अस्थिर करने में लगी रही। यह एकमात्र राज्य था जहां 2017 के बाद कांग्रेस चुनाव जीतती रही। कैप्टन तब पंजाब के सीएम थे और लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव और राष्ट्रीय स्थानीय चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।